नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है विषय में। जय हिंद। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि इतिहास में किस तरीके से समय समय पर परिवर्तन आते गए और नए नए नियम कानून ब्रिटिशर्स को लागू करना पड़ा ताकि जो रूलिंग है, रेगुलेशन है, वो अच्छे से किया जा सके। तो हमने देखा था कि जो आज़ादी का आंदोलन था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी वॉर वगैरह होने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन एकदम ढीला पड़ गया था, उसके पास कुछ पावर नहीं रही थी। तो जो विद्रोह था, जो भारतीयों का, जो पढ़े लिखे इलाइट ग्रुप था भारतीयों का, उन्होंने इतना ज़ोर शोर से आंदोलन चलाना शुरू कर दिया कि उन्हें आज़ादी देनी ही पड़ी। अब आज़ादी देना ही पॉसिबल नहीं है इतना, मतलब हम आज़ादी लेके करेंगे क्या अगर हम अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए, अच्छे तरीके से अपना देश नहीं चला पाए। तो धीरे धीरे भारत में डिमांड उठने लगी कि हमें आज़ादी दो, हम अपना देश खुद चला सकते हैं, अंग्रेज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी। अब आज़ादी की डिमांड के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की भी डिमांड उठने लगी। तो एम.एन. रॉय जो पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंडिया में, उन्होंने 1935 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रख दी थी। और उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया। जो कांग्रेस थी उस समय, कांग्रेस के बिहाफ में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं, जो भारतीयों का संविधान है वो भारतीय ही बनाएंगे, अंग्रेज़ों का कोई जगह नहीं है उसमें। तो इस जो डिमांड थी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि 1940 में आखिरकार अंग्रेज़ों को ये डिमांड माननी ही पड़ी और बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो पूरी कर दी गई और एक क्रिप्स मिशन बुलाया गया। सर स्टेफन क्रिप्स थे, वो भारत आए एक प्रपोज़ल के साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था कि जो भारतीय हैं वो अपना संविधान खुद ही बनाएंगे। तो ये प्रपोज़ल आगे अगस्त ऑफ़र करके बोला जाता था उस समय। नहीं, अगस्त ऑफ़र तो 1940 में ही मान लिया गया था। जो क्रिप्स मिशन था वो एक्चुअली 1942 में आया था। तो उन्होंने प्रपोज़ल दे दिया कि बट इसको मुस्लिम लीग ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि वो तो लेके ही बैठे थे कि नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान एकदम बच्चे की तरह अड़े पड़े थे कि पाकिस्तान चाहिए। उन्हें आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था कि भारत आज़ाद होगा या नहीं। 1942 में ये तैयार थे कि चलो हम संविधान सभा बिठाने के लिए तैयार हैं, बट मुस्लिम लीग लेके बैठा था कि नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम पाकिस्तान ले लो। तो ये ऑफ़र आ गया। अब हमारे अंग्रेज़ दोस्त मान गए, चलो हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए इजाज़त देते हैं। उनकी इजाज़त की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी उनका जो कमीशन था उस समय ब्रिटिश राज था भारत में, तो उनकी ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोल दिया चलो बना लो। अब जो कंपोजिशन था हमारी संविधान सभा का वो इस तरीके से था कि 390 टोटल मेंबर्स थे। जो संविधान सभा है उसमें 389 मेंबर्स थे। उसमें से जो 296 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश इंडिया से आएंगे। जो उस समय ब्रिटिश लोग जो उस समय राज किया करते थे जिस पार्ट ऑफ भारत में जहाँ प्रिंसली स्टेट्स नहीं थी, तो उसमें 296 जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश इंडिया से बुलाए गए थे। और जो 93 सीटें थी, 93 मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट से आने थे। अब जो ये नंबर हैं 389, 390 ऐसे हवा में तो आ नहीं गया। एक्चुअली इसका जो कैलकुलेशन था वो पॉपुलेशन के बेसिस पे था। तो हम देखें पॉपुलेशन के बेसिस पे इसका कैलकुलेशन इस तरीके से था कि हर 10 लाख की आबादी में एक सीट होगी। तो ये ब्रिटिश इंडिया के लिए था एक्चुअली। और जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो ऐसे ही भेज देने वाले थे, उनको तो कोई मतलब नहीं था जनता से। वो उनका जो हेड ऑफ स्टेट था वो डायरेक्टली बोल देता कि बेटा तुम जाओ, तुम बहुत काबिल आदमी हो। तो इस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन था। जो सीट्स थी वो 3 प्रिंसली कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर दी गई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम और सिख जो थे वो अपने जो कैंडिडेट थे वो खुद चुनते थे, मतलब इनमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। और जो बचे हुए थे जनरल, वो एक्चुअली इस नियम से 10 लाख की आबादी में एक सीट इस हिसाब से चुने जाने थे उनके रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में।
यहाँ कोई जनता द्वारा सिलेक्ट होके नहीं आया था। अगर हम देखें तो नॉर्मल इलेक्शन के द्वारा चूज़ होके नहीं आए थे, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ की जो उस समय चल रही थी वही नॉमिनेट करके भेजते थे। अब जहाँ प्रिंसली स्टेट की बात की जाए, प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? प्रिंसली स्टेट वो थे जहाँ पे राजा का रूल चलता था। उन्होंने एक एरिया डिसाइड कर रखा था कि ये मेरी टेरिटरी है, तो राजा जो चाहेगा वही होगा, है ऑब्वियस सी बात है। जो जो 93 प्रिंसली स्टेट की जो सीटें थी वो डिसाइड करी गई उनके जो जो उनके हेड ऑफ स्टेट होते थे वो नॉमिनेट करके भेजते थे। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है इलेक्शन का या नॉमिनेट करने का, तो वो सीधा चूज़ कर लेते थे कि भाई तुम चले जाओ, या फिर उनका मन चलता था वो खुद ही चल देते थे। तो प्रिंसली स्टेट का ये फंडा था। इसलिए कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो थोड़े से पार्ट में इलेक्टेड थी और थोड़े पार्ट में नॉमिनेटेड थी, क्योंकि 93 प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर आते थे और जो 296 मेंबर्स थे जो ब्रिटिश इंडिया से थे वो इलेक्ट होके आए थे। इसको भी इलेक्शन के द्वारा नहीं किया जाता था, कुछ लोग ही चूज़ करके भेजते थे। तो इस तरीके से जो कंपोजिशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हम देख सकते हैं। अब जो 296 सीटें थीं जो ब्रिटिश इंडिया के लिए रिज़र्व थी, उसमें इलेक्शन हुए। इलेक्शन में क्या हुआ, 296 जो सीटें हैं उसके लिए इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त 1946 में। तो 1946 ही लिख देते हैं। 1946 में इलेक्शन हुआ और इसमें 208 सीटें, बहुत ज़्यादा सीटें थी, कांग्रेस को मिली, और मुस्लिम लीग को 73, और कुछ 15 ऐसे लोग थे जो इंडिपेंडेंट थे, मगर वो किसी पार्टी से नहीं थे। ये तो मुस्लिम लीग वाले हो गए। अब जो 93 सीटें जो अलॉट हुई थी प्रिंसली स्टेट के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल वॉकआउट कर दिया, वो बिल्कुल भेजा ही नहीं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पता नहीं कुछ रीज़न होंगे उस समय, जो भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट होंगे, तो हो सकता है उन्होंने इसलिए अपने जो अलॉटेड सीटें थी, जो अलॉटेड मेंबर्स थे, वो भेजे ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इस तरीके से टोटल कंपोजिशन हम देख सकते हैं, 296 मेंबर ही थे उस समय वहाँ पे। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग है वो देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कैसे कर रही थी। तो हम देख सकते हैं कि पहली जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने बिल्कुल वॉकआउट कर दिया, वो गए ही नहीं। उनकी डिमांड अलग थी कि हम बिल्कुल अलग देश चाहते हैं, ये तो हिंदुओं का देश है, हमें बिल्कुल भाव नहीं दिया जाएगा, हमारे बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। तो मुस्लिम लीग ने बिल्कुल बायकॉट कर दिया कि हमें चाहिए ही नहीं। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो एक्चुअली एकदम नई नहीं थी, फ्रेश थी। मतलब कुछ भी इसमें भारतीयों ने कभी कुछ नहीं किया था, अंग्रेज़ थे नहीं। अब इससे पहले तो अंग्रेज़ ही देखा करते थे सारी चीज़ें, मैनेजमेंट वगैरह। तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीडर थे वो कैसे चूज़ किया जाए, कुछ नियम ही नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली वो नियम बनाने के लिए ही बैठे थे। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट पर्सन थे, मतलब मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन कह सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो उन्होंने उनको टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट चूज़ कर लिया गया। बाद में कुछ मीटिंग होने के बाद डिसाइड किया गया कि नहीं, राजेंद्र प्रसाद मोस्ट सूटेबल पर्सन है प्रेसिडेंट के लिए, तो उन्हें बाद में परमानेंटली प्रेसिडेंट की सीट दे दी गई। उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक एस.सी. मुखर्जी और एक वी.टी. कृष्णमाचारी। तो इस तरीके से कंपोजिशन था ओवरऑल। तो हम मेन टॉपिक ही देख रहे हैं, मेन मुद्दे देख रहे हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अगर हम ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करें बहुत ज़्यादा है। वो हम लक्ष्मीकांत को भी देखें तो लक्ष्मीकांत बहुत बड़ी बुक है। अगर हम लक्ष्मीकांत की बात करें, अगर कितने 500 पेज की बुक होगी ऑलमोस्ट, तो इतनी मोटी बुक पढ़ने के लिए हमें जो अब हमारा जो सिस्टम है उसे हमें बहुत शार्प करना पड़ेगा, बहुत छटाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे ही उठाए जाएं और जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वही बताई जाएं। तो एक कहानी के माध्यम से टॉपिक वाइज अगर हम याद करते गए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से काम करी, उसके कंपोजिशन क्या थे, तो ये इसके बारे में हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी तो उन्होंने भारत में जो उस समय एक्ट चल रहा था, जो 1935 का एक्ट था, 1935 का इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसको उसमें कुछ संशोधन किए। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये पावर दे दी असेंबली को
कि भाई जो भी नियम था उसे हम बिल्कुल खारिज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। एब्रोगेट मतलब रद्द करना, तो हम बिल्कुल रद्द कर सकते हैं और कुछ भी एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें हम तुरंत चेंज ला सकते हैं। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना रहे हैं तो हमें पूरी पावर होनी चाहिए। तो भारतीयों ने पूरा ऑलमोस्ट पूरा ही कंट्रोल ले लिया, अंग्रेज़ों के लिए कुछ जगह ही नहीं छोड़ी। तुम कुछ भी नियम बनाओगे हम उसे बदल देंगे। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस समय समस्या ये आई उनके पास कि उन्हें दो काम थे, एक तो संविधान भी बनाना था, दूसरा देश भी चलाना था। तो दोनों चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को करना था। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो दो काम करती थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का काम करती थी, दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी का काम। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का जो काम है वो संविधान बनाना था और लेजिस्लेटिव बॉडी का काम था देश को चलाना। तो ये अल्टरनेट डे में काम करते थे, ऐसा नहीं कि एक ही साथ बैठ गए और सब कुछ एक ही बार में करने लग रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो है उसके जो चेयरपर्सन थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, और लेजिस्लेटिव बॉडी जब एज लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसके जीवी मावलंकर जी थे चेयरपर्सन। तो इस तरीके से दो अलग अलग तरीके से काम करती थी। अब देखें कि अब जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने तो बाद में ज्वाइन कर लिया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, इनसे दूर रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा आगे, बाद में तो इन्हीं की सरकार बननी है, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। चलो कोई बात नहीं, हम ज्वाइन कर लेते हैं। बट मुस्लिम लीग्स थी उस समय, जो हमारे महान जिन्ना जी थे वो एकदम अड़े बैठे थे कि नहीं मुझे पाकिस्तान चाहिए। जैसे बच्चा बैठ जाता है कि नहीं मम्मी पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, तो जिन्ना जी बैठ गए कि पाकिस्तान चाहिए। तो ये उन्होंने ज्वाइन नहीं करा आखिरकार। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने और छोटे छोटे काम किए, वो देखते हैं। जैसे कुछ अब एक सोवरेन कंट्री बनने जा रहा था इंडिया, तो हमें इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय जो वर्क कर रही थी उसमें मेंबरशिप लेनी थी। तो कॉमनवेल्थ नेशन था जो ब्रिटिश के अंदर उस समय जो भी देश दुनिया में ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनका जब उन्हें आज़ादी धीरे धीरे देना शुरू किया तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ग्रुप बनाया गया था। तो उन्होंने जो मेंबरशिप थी वो ले ली और उसे रेटिफाई कर दिया। नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट कर लिया जुलाई 22, 1947 को। फिर नेशनल एंथम जो हमारा जन गण मन है वो 24 जनवरी को एक्चुअली अडॉप्ट किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था एक्चुअली। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको भी 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट कर लिया गया। अब जो मेन जो चीज़ होती है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको चूज़ करा गया। जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको पहला प्रेसिडेंट, आज़ाद भारत का पहला प्रेसिडेंट चूज़ किया। अब कुछ फैक्चुअल डेटा है, ये तो बिल्कुल रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 11 सेशन में काम किया था। 11 महीने और 18 दिन लगे थे पूरा संविधान बनने में। और कुछ नियर अबाउट 60 कंट्रीज़ थी, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका संविधान है, उनमें से चीज़ें अडॉप्ट की गई, कुछ मॉडिफाई करके इस्तेमाल की गई और कुछ एज इट इज़ हमारे संविधान में ले लिया गया। और जो टोटल खर्चा आया हमारे संविधान को बनाने में वो 64 लाख रुपए के आसपास आया था। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। कुछ बुक्स में कुछ गलत लिखा हुआ है, 6 करोड़ रुपए लिखे हुए थे। अगर हम लक्ष्मीकांत की ही बात करें, पूरे प्रीवियस एडिशन में कुछ अलग लिखा हुआ था, तो हम नए एडिशन की बात करते हैं 64 लाख रुपीज़ के आसपास खर्च हुआ था। तो ये फैक्चुअल डेटा है, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है, ये रटना है। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ होल तो देख लिया हमने कि वो कैसे काम कर रही है, तो क्या क्या था। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी बहुत सारी चीज़, छोटी छोटी कमिटीज़ बनी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत बड़ा काम है। एक बार में एक तरीके से एक कुछ ग्रुप नहीं बना सकता, तो कुछ पावर, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए थे। जैसे जो यूनियन पावर कमेटी है, जो सत्ता है, पावर है, वो कैसे डिवाइड की जाएगी, उस कमेटी के हेड हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थे उनके भी हेड जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हेड थे वो हमारे सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल जी ने अपना काम बहुत बखूबी निभाया था कि उस समय अगर हम देखें तो कश्मीर और जो हैदराबाद थे,
प्रिंसली स्टेट थे वो अड़ गए थे कि नहीं, हम भारत में नहीं ज्वाइन होंगे, हम अलग ही रहेंगे। तो बाद में ये देखा गया कि हमारा पूरा भारत तो यूनाइट हो गया, बट ये दो जो प्रिंसली स्टेट थे वो नाटक कर रहे थे कि भाई हम नहीं ज्वाइन होंगे। तो सरदार पटेल ने कुछ पॉलिटिकल तिकड़म लगा के कश्मीर को अपने साथ ले लिया, और जो फोर्स की मदद से हैदराबाद में तो उन्होंने सेना भेज दी कि भाई अब तो ये मानेंगे नहीं, सेना को खड़ा कर दिया, लड़ो, या तो लड़के मरो या तो हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। तो इन्होंने कश्मीर और हैदराबाद अपने अंडर करवा लिया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी अगर हम माने, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमें जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो हमारे संविधान के पितामह कहलाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही मोस्ट ऑफ द जो हमारा संविधान है उसको ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्टिंग इज़ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन होल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे, जो एक सप्रेस्ड क्लास जो शेड्यूल कास्ट होती है उससे बिलोंग करते थे, तो उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग थे उनके लिए बहुत सारी जो प्रोविज़न थे हमारे संविधान में उसमें किए। तो आज हम देखते हैं कि हमारा भारत देश समानता की तरफ बढ़ चुका है। आज भी समानता आई नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ छोटी छोटी सब कमिटीज़ बनी थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, उसके जेबी के कृपलानी हेड थे। माइनॉरिटी सब कमेटी थी, उसके एससी मुखर्जी। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो ट्राइबल एरिया था उसके लिए जो गोपीनाथ बरदाली थे, और जो एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया थे, जो नियम कानून से बिल्कुल अलग एरिया थे, उनके लिए एवी ठक्कर थे। इतनी ही इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हमें पढ़नी है। बहुत सारी माइनर कमिटीज़ भी दी हुई हैं लक्ष्मीकांत में, बट वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सारा कुछ अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें छाट छाट के पढ़ते रहना है, और इतनी ही चीज़ें हमें पढ़ना है ताकि हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर कर सकें। आगे देखते हैं। अब एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लिया, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात लागू करना। तो लागू करने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद लागू कब किया जाए, तो उस समय जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जो हमने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। एक्चुअली उस समय 26 जनवरी 1930 को ही इन्होंने आज़ादी का दिन मना लिया था। तो इसी दिन को ये यूज़ करना चाहते थे कि यही दिन हमारा जो गणतंत्र दिवस है यही दिन हो। बट कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जैसे नागरिकता कानून है, जो ज़मीन से रिलेटेड कानून है, जो टाइटलमेंट वाले कानून है, वो लागू करना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को बहुत इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल थे वो लागू कर दिए। तो कुछ आर्टिकल बहुत जो इम्पोर्टेंट एकदम बहुत ही ज़रूरी है, उनके बिना देश चल ही नहीं सकता, वो आर्टिकल लागू हो गए। अब इन्होंने जो बचा हुआ जो मेजॉरिटी पार्ट था, जो मेजॉरिटी पार्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन का था, जो बाकी सारी चीज़ें बची थी, वो 26 जनवरी 1950 को लागू की गई। जो हमारी 1930 वाली डेट से 100% मिलता जुलता है। 26 जनवरी ही हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इवन दो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 पार्ट में लागू किया गया था, बट आज हम जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को ही मनाते हैं। अगर हम देखें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जो मूल संविधान था, उसमें 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। आज के समय अगर हम देखें हमारे संविधान में 450 से ज़्यादा आर्टिकल हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे और आज हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं। वो हम देखेंगे किस तरीके से 4 शेड्यूल बढ़े एक अलग अलग समय में। ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल थे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और संविधान सभा हम जिसे कह सकते हैं हिंदी में, उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे। मतलब लोगों ने बहुत बुरा भला बोला उन्हें, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, उन्हें तो बस ऐसे ही सिलेक्ट करके भेज दिया गया था, लोगों ने चूज़ करके नहीं भेजा था। और एक सोवरेन बॉडी थी, सोवरेन बॉडी, इसका मतलब ये है कि ये हमारे भारतीय द्वारा नहीं बनाई गई थी, एक ब्रिटिश कमेटी के प्रपोजल से ये बॉडी बनाई गई थी। तो ये ब्रिटिश जो कंपनी है, उनके ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा बनाई गई बॉडी थी, सोवरेन बॉडी नहीं थी, इंडिया की खुद की नहीं थी। बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, मतलब
महीने 18 दिन, ऑलमोस्ट 12 महीने लग गए, 1 साल लग गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें मेजॉरिटी सीटें कांग्रेस के मेंबर की थी, तो कांग्रेस ने मेजॉरिटी मार्क हमेशा उसका ऊपर था, तो कोई भी बिल, कोई भी जो कानून है वो कांग्रेस की सहमति के बगैर पास ही नहीं होता था। तो इस तरीके से कांग्रेस की डोमिनेशन वाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। इस असेंबली में जो वकील थे और नेता ही थे सिर्फ, किसी भी तरीके के जो सोशल एक्टिविस्ट नहीं थे। ये क्रिटिसिज्म है, उस समय थे एक्चुअली बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट भी थे और जो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया वो भी थे। अब एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था मुस्लिम लीग ने उठाया था कि ये हिंदुओं का ग्रुप है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, सारे हिंदू हैं। बट ऐसा नहीं था, इसमें बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी थे। बट क्रिटिसिज्म करने वालों को कुछ रीज़न तो चाहिए नहीं, वो उठा के बस क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते थे। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो संविधान सभा के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जो एलिफेंट था, हाथी था, सील थी, ऑफिशियल सील थी संविधान सभा की। और जो लीगल एडवाइज़र थे BN राव थे। HVR एंगर सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा कैलीग्राफर थे। एक्चुअली जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनल हमारा, ये इन्होंने लिखा था अपने हाथ से, हैंड रिटन था वो। तो बहुत सुंदर कैलीग्राफी की थी इन्होंने, बहुत सुंदर तरीके से लिखा था। जो हिंदी वर्जन था उसमें वसंत कृष्ण वैद्य, जो वसंत कृष्ण वैद्य जी हैं, इन्होंने लिखा था हिंदी वर्जन, और इंग्लिश वर्जन इन्होंने लिखा था। इसमें बहुत खूबसूरत पेंटिंग की गई थी। नंदलाल बोस और BO राय, राम मनोहर जी, इन्होंने भी जो अपना योगदान दिया था। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था आखिर में बन के तैयार हो गया। तो अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो बनने की प्रोसेस देखें, बहुत लंबी है। ऐसी नहीं है कि 4-5 स्लाइड बना के हम पढ़ लेंगे, बट जो एक्चुअल जो इम्पोर्टेंस है UPSC प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना ही ज़रूरी है। इससे ज़्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो बेमतलब का कूड़ा ही दिमाग में भरते जाएंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही कवर की हैं और इतना ही पढ़ना ज़रूरी है। और अपना जो इम्पोर्टेंट समय है, जो बेशकीमती समय है, उसको बचाना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से वीडियो हम बनाते रहेंगे। जैसे चैप्टर 2 हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर 3 1-2 दिन में आ जाएगा। तो भाइयों, हमारा जो मेहनत है उसको थोड़ा सा लाइक और फॉलो सब्सक्राइब करके बढ़ाइए, तो हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे और जो फ्री कंटेंट देने की हमारी कोशिश है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अगला चैप्टर जल्दी ही आएगा। चलिए, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।